हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑल ऑफ यू। कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, इस क्लास में हम मुख्य परीक्षा जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की और उस लोक सेवा आयोग की जो यूनिट नंबर 5 है, पेपर 2A, उसके टॉपिक कवर कर रहे हैं ना। ये जो यूनिट है पूरी 30 नंबर की है। कल हमने इसमें एक टॉपिक लिया था, उसके बाद इसमें ये वाला हिस्सा छूट गया है। प्रश्न आ सकता है कि लोक प्रशासन की विकसित समाजों में और विकासशील समाजों में क्या भूमिका है, उसको लेकर के ना। एक मिनट का समय। क्वेश्चन आ सकता है कि विकसित समाजों में या विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका कैसी है, इसे समझाइए, इस पर प्रकाश डालिए, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर 11 नंबर में इसके आने की संभावना है, या किसी क्वेश्चन के सफिक्स के रूप में भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक। तो विकसित और विकासशील जो देश हैं या समाज है, उनसे आप क्या समझते हैं? शॉर्ट में बड़ी आसानी से समझ लो कि विकसित का मतलब हो जाता है कि ऐसे देश, ऐसे कंट्री, ऐसी सोसाइटी जहां पर रिसोर्सेज तो हैं, यानी संसाधन भी हैं, और उन संसाधनों का उन्होंने 100% एफिशिएंसी के साथ, यानी 100% दक्षता के साथ दोहन कर लिया है, उसको हम विकसित कहते हैं। और विकासशील वे देश होते हैं या उस समाज को कहते हैं कि जिनके यहाँ संसाधन तो है, लेकिन अभी वह तकनीक उनके पास नहीं है कि वह 100% उसका दोहन कर सके। ये दोनों में एक शॉर्ट में अंतर होता है। ओके, तो ऐसे करके आप समझ पाएंगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगी इसमें। तो विकसित समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका या रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड सोसाइटी। तो वे देश जिनमें आर्थिक उत्पादन के फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में क्या हुआ है, अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और अभूतपूर्व वृद्धि हुई तो वहां के जो नागरिक हैं उनके पास काफी पैसा आया, यानी उनके पास बचत हुई, सेविंग हुई। सेविंग इसलिए हुई कि ना तो उन्हें अपने लेवल पर किसी भी प्रकार की सड़क बनानी पड़ रही है, ना ही उन्हें अपने लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना पड़ रहा है, ना ही शिक्षा पर, यानी अच्छी सड़कें, यानी बेसिक जो नीड्स हैं वो उन्हें सरकार की ओर से मिल जाती हैं। तो उनकी जो इनकम है वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड पर खर्च होती है, तो काफी अधिक धन राशि उनकी बच जाती है। तो ऐसे देशों को हम विकसित के रूप में जानते हैं। यूएसए हो गया, या पश्चिमी यूरोप के देश हो गए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, जापान, ये सब इस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ इसकी हम भूमिका जो है वो यहाँ से इन पॉइंट से स्पष्ट कर सकते हैं। आप इन पॉइंट के नंबर भी डाल सकते हैं आपको यदि पसंद आता है तो, और आप बिना नंबर के भी बुलेट बना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ जो इसके शब्द हैं उनको अपने तोड़ मरोड़ के चेंज भी कर सकते हैं। तो होता क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था अगर स्थिर है, स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट है, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वहां पर लोक सेवाएं पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। यदि हम एक उदाहरण ले लें, जैसे महाराष्ट्र का अभी एग्जाम्पल ले लें, 4 साल में 4 सरकारें बदल गई, तो वहां पर जो सरकारें हैं उनका मुख्य मुद्दा, मुख्य फोकस क्या है? अपनी सरकार को स्थिर करने पर है। वह जनता के विकास के बारे में नहीं सोच सकते। जहां कहीं भी गठबंधन की सरकारें रहती हैं वहां पर ऐसा ही होता है। बिहार का उदाहरण ले लो, या केंद्र में जब जब गठबंधन की सरकार बनी तब तक विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। तो लोक सेवाएं जो हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं यदि स्टेबिलिटी है, और राजनीतिक प्रक्रिया का प्रभाव जो है वो लोक सेवा पर पड़ता है। तो इसका मतलब है कि लोक प्रशासन विकसित समाजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक पॉइंट। अगला क्या होता है कि विकसित समाजों, यानी डेवलप्ड हम कंट्री या डेवलप्ड सोसाइटी की बात करें, वहां पर जो लोक सेवाएं होती हैं जिन्हें हम सिविल सर्विसेज कहते हैं, वो सिविल सर्विसेज सामान्य नहीं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर यदि हम देखें, सिविल सेवा में सबसे अच्छी जो पोस्ट है वो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कॉमर्स हो, रेगुलर अभ्यर्थी हैं, या प्राइवेट है, या आईटी केटी या सप्लीमेंट्री, किसी भी तरीके से स्नातक होते हैं,
तब भी आप यह पद प्राप्त कर सकते हो। यहाँ विशेषज्ञता नहीं पाई जाती है, यानी डीएम कोई एक्सपर्ट नहीं है, ये जर्नलिस्ट है, सामान्यज्ञ के रूप में काम करता है। वो उसका उसका मुख्य काम रहता है कि विभिन्न विभागों, विभिन्न संस्थाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना। जैसे मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हम एमपीईबी की बात कर लेते हैं। अब एमपीईबी में जो इंजीनियर है वो कैसा है, वो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, क्योंकि वह अपने विषय का पूरी उसके पास डिग्री है, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। अब उसको कोऑर्डिनेट करने का काम डीएम करता है कि कितने घंटे कहाँ पर विद्युत सप्लाई किया जाएगा, ये डिसाइड ये करता है। लेकिन विद्युत की आपूर्ति कैसे की जाएगी, लोड्स कैसे सेटलमेंट होगा, ये तो वो बेहतर जानता है। तो विकसित देशों में क्या होता है कि लोक सेवाएं जो हैं वो सामान्य से हट करके कैसी हो जाती हैं, एक्सपर्ट हो जाती हैं, विशेषज्ञ वाली हो जाती हैं। विशेषज्ञ वाली हो जाती हैं, इसका मतलब ऐसे समझ लो कि मान के चलो किसी व्यक्ति को फीवर है, तो फीवर के लिए एक सामान्य फिजिशियन डॉक्टर पर जा सकता है, लेकिन वह फीवर यदि उसके मस्तिष्क में है, दिमाग में है, तो उसे फिर न्यूरोसर्जन की जरूरत पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो फिर उसे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, उसे हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्यों का विशेषीकरण जो है वो हमें देखने को मिलता है। हमारे देश में इतना ज्यादा विशेषीकरण हमें देखने को नहीं मिलता, तो कार्यात्मक विशेष देखने को हमें मिलता है। तो तकनीकी जो कार्य हैं, यानी टेक्नोलॉजी विशेष रूप से इसमें हस्तक्षेप करती है लोक प्रशासन। अगली भूमिका आती है इसमें, अगला पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हो कि विकसित समाजों में, डेवलप्ड सोसाइटी में नौकरशाही, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये कैसा हो जाती है, ये काफी बड़ी हो जाती है। और ये कंपलसरी भी है, क्योंकि विकसित समाजों में हमने, जैसे अगर आप हॉलीवुड मूवी या आजकल ओटीटी वेब सीरीज देखते होंगे, तो वहां पर क्या होता है कि हर छोटी बड़ी बात के लिए वो क्या करते हैं, 911 पर कॉल कर देते हैं। एम्बुलेंस को बुलाना हो, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, किसी की तबीयत खराब हो गई हो, कोई घर में फंसा हुआ है, तो 911 पर कॉल करते हैं। ये सभी से कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ पर वो पूरा का पूरा जो नौकरशाही का साइज है बटा हुआ है। आज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या जितनी होना चाहिए उससे काफी कम है। इसी तरीके से प्रशासकों की संख्या, ब्यूरोक्रेसी की संख्या है वो कम है, इसलिए हमारे कार्य क्या होते हैं, पेंडिंग होते हैं। तो विकसित देशों में आकार बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, और ये कंपलसरी भी है यदि उन्हें विशेषज्ञता हासिल करनी है तो। लोक सेवाएं कैसी होती हैं, पेशेवर होती हैं। पेशेवर यानी प्रोफेशनलिज्म आ जाती है ना। व्यवसायिक, जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति जो है प्रोफेशनलिज्म के साथ अपने कामों को करते हैं, वैसे ही यहाँ। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर ज्यादातर नौकर अपने आप को शाह समझने लगता है। शाह का मतलब एक प्रकार से वो शासक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन वहां प्रोफेशनलिज्म के साथ है, उनकी ड्यूटी है, उन्हें फुलफिल करना है। ठीक है। अब विकसित देशों में ज्यादातर क्या है, औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो कार्य प्रणाली है उसके साथ धीरे धीरे ये क्या है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अब हमारे देश में यदि आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उस इंडस्ट्री लगाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा नौकरशाही क्रिएट कर देती है। इतने विभागों से अनुमति लेकर आओ, फाइल आगे बढ़ने में बड़ी समस्याएं आती हैं। कभी साहब नहीं है तो कभी साहब दौरे पर गए, या फाइल पर वजन नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ जो ये लोक सेवाएं रहती हैं वो कैसी रहती हैं, इनमें प्रोफेशनलिज्म पाई जाती है। साथ ही साथ भर्ती के लिए समान योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि भर्ती के लिए समान योग्यताएं हमें देखने को मिलती है। यहाँ रिजर्वेशन के प्रोविजन किए गए हैं, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के आधार पर। एक व्यक्ति के लिए अनरिजर्व्ड है तो कट ऑफ हाई जाता है, और यदि वही बैकवर्ड क्लास से आता है तो कट ऑफ उसका कम हो जाता है। समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अभी कांस्टेबल की जगह निकली है, उसमें फिजिकल वर्क है, लेकिन फिजिकल वर्क में भी, यानी फिजिकल मेजरमेंट में भी उनको छूट दे दी जाती है। इसको अदरवाइज नहीं ले, हम जब लिखते हैं तो लिखते समय उन पॉइंट को, यथार्थ को तो हमें बताना पड़ेगा। मैं कोई राजनेता नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कि मेरा वोट बैंक है वो बुरा मान जाएगा। मैं तो जो टू द पॉइंट है वही बात करूंगा। तो लोक सेवाएं कैसी होती हैं, प्रोफेशनलिज्म हो जाती है। भर्ती के लिए समान योग्यताएं, रिक्रूटमेंट के लिए इक्वल एलिजिबिलिटी होगी, और जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो भी सभी की इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो ये भी विकसित समाजों में लोक प्रशासन की हो जाती है, रोल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
अगला पॉइंट है कि प्रशासनिक कार्यों में हमें क्या देखने को मिलता है डेवलप्ड सोसाइटी में, कि यहाँ पार्टिसिपेशन होता है पब्लिक का, जनता की भागीदारी, जनता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, अभिरुचि का स्तर जो है वो अधिक होता है। यानी कि यदि वो कोई कानून बनाते हैं, कोई लॉ बनाते हैं, तो हम लॉ जब बनाते हैं तो उस लॉ में जनता पब्लिक जो है, यदि उनसे फीडबैक माना जाता है तो राय देती है, और राय देने के साथ-साथ फिर वो ये भी देखती है कि उस लॉ का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। तो जन सहभागिता आती है। हमारे यहाँ पर लॉ बनाया जा रहा है, जैसे अभी एक हम सुन रहे हैं यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता, आर्टिकल नंबर जो 44 है कॉन्स्टिट्यूशन का, डीपीएस बीच में दिया गया है कि भारत के नागरिकों के लिए समान प्रकार का कानून होना चाहिए। इसको लेकर के सुझाव मांगे गए। देश की आबादी लगभग 140 करोड़ होने को आई। सुझाव देने वाले लोग कितने हैं? मात्र 4 लाख। तो आप सोच सकते हो कि 4 लाख लोग सिर्फ सजेस्ट करते हैं, जब उनसे सुझाव मांगा जाता है कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, इस कानून में आप क्या चाहते हैं, इस कानून में आपके क्या सजेशंस हैं, तो सिर्फ 4 लाख लोग उसको सजेस्ट करते हैं। और यही विकसित देशों में अगर ऐसा होता तो वहां पर 99% लोग जो हैं उसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेशन करते हैं। तो पार्टिसिपेशन करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये हमारा कार्य है, हमारे लिए है, तो उनका उसमें इंटरेस्ट भी होता है, अभिरुचि का स्तर अधिक हो जाता है। और हमारे देश में तो ये कहावत चलती है, कोऊ होए नृप हमें कहानी, यानी कोई भी शासक बने हमें क्या, ठीक है ना। तो ये विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका होती है। लोक प्रशासन में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी देखने को मिलती है। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी पर राजनीतिक संस्थाओं द्वारा प्रभावी नीति नियंत्रण स्थापित हो पाता है। ब्यूरोक्रेसी जो है और राजनीतिक संस्थाएं, यदि हम विकसित देशों में देखें तो दोनों ही जगह वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं। राजनेता भी पढ़ा लिखा है, ब्यूरोक्रेट्स भी पढ़ा लिखा है, राजनेता को भी पता है कि लॉ कैसे बनेगा, लॉ कैसे काम करेगा, और ब्यूरोक्रेट्स भी जानता है। तो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो इन पर आसानी से कंट्रोल कर पाती है। लेकिन हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ट्रेंड होते हैं, लेकिन राजनेता जो रहते हैं उनके पढ़ाई के नाम पर अधिकांश उनका एजुकेशन लेवल बहुत डाउन है। अभी तो फिर भी कुछ पढ़े लिखे लोग हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर परिवारवाद चलता है। एक बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनको उन्होंने चारा खाया, उन्हें जेल हुई तो उन्होंने अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद उन्होंने अपने बेटों को डिप्टी सीएम तक बनवा दिया। तो ऐसी स्थितियां चलती रहती हैं, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। अगला आता है विकसित समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका के रूप में, कि कार्य अथवा भूमिका का विभिन्नीकरण, है ना। विभिन्नीकरण का मतलब हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन, है ना। सामाजिक वर्ग के आधार पर ना करके व्यक्तियों की निजी उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। इस पॉइंट को ऐसे समझ लो कि हमारे देश में क्या किया जाता है, हमारे देश में अगर वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी के भाग कर दिए जाते हैं कि इतनी अनरिजर्व को होगी, इतनी ओबीसी को होगी, इतनी एससी को होगी, इतनी एसटी को होगी, इतनी ईडब्ल्यूएस को होगी, इतनी एक्स को होगी। और ये जो वर्गीकरण किया जा रहा है ये कास्ट के आधार पर किया जा रहा है ना। सामाजिक विभेद की स्थिति जो व्याप्त थी उसको मान करके ये वर्गीकरण किया जा रहा है। लेकिन यहाँ विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। वहां पर ये किया जाता है कि व्यक्ति के जो पर्सनल अचीवमेंट कैसे हैं, अगर कोई गरीब है तो उसको सुविधाएं देंगी, इकोनॉमिक बेस पर यानी आर्थिक आधार पर वहां पर सुविधाएं दी जाती हैं, वो ज्यादा ठीक से उस काम को कर पाते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि अलग अलग सामाजिक वर्ग, ये समाज में एक तरीके से भेदभाव को बढ़ाता है, यूनिटी को नहीं लेकर आता है। आप किसी भी चुनाव में देख लो, अब हमारे समाज में वैमनस्यता भरी पड़ी है। लोग तो रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के वोट बैंक बना रहे हैं कि वहां पर दलितों के बारे में बुरा कहा गया। एक चौपाई, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसको लेकर के भी कई सारे गधे राजनेता प्रवचन देते घूम रहे हैं ना। खैर आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक निर्णय, प्रशासनिक परामर्श और कानूनी फैसले तर्क संगत मानकों के आधार पर लिए जाते हैं। यानी विकसित देशों में कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन होगा तो उस पॉलिटिकल डिसीजन को ऐसा नहीं कि मेरे वोट बैंक पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस आधार पर लिया जाए, मुझे यानी मेरी पार्टी को ज्यादा वोट मिल जाएंगे तो हम कोई भी कानून बना देंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्रशासनिक परामर्श होता है कि वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा, न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिए हुए थे,
और सबसे बड़ी आती है कि लॉजिकल तर्क संगत मानकों के आधार पर दिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में अभी आप देख लो, जो इस कानून की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 में है। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने निर्णय में सुना चुका है कि इस पर कानून बनना चाहिए, लेकिन मात्र वोट बैंक के लालच में आज तक इस पर कानून नहीं बनाया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट जो था उसमें इस प्रावधान को समाप्त कर दिया था कि यदि कोई एफआईआर होती है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच पड़ताल होने के बाद गिरफ्तारी होगी। लेकिन इस क्लॉज को इस सरकार ने हटा दिया। किस दबाव में आकर? वोट बैंक के लालच में। जब लोगों ने धरना प्रदर्शन किए, यानी यहाँ तर्क संगत नहीं, गैर तर्क संगत मानकों के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। आज स्थिति ये है हमारे देश में कि यदि वोट मिल जाएंगे तो वो किसी भी गलत कार्य को करने में पीछे नहीं हटते हैं। परंपरागत विशिष्ट वर्ग जिसे हम एलीट क्लास कहते हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी ट्रूप यानी कबीले का हो, उसके प्रभाव से निर्णय नहीं बदले जाते हो। हमारे देश में तो संसद के द्वारा पारित कानून भी इसी तरीके के प्रभाव में आकर बदले जाते हैं। संसद ने 3 कृषि कानून जो बनाए थे, उन तीनों कृषि कानूनों को इसी सरकार ने पंजाब और हरियाणा के मात्र किसानों के दबाव में आकर के वापस ले लिया, जबकि हमारे देश में अन्य राज्यों में भी किसान हैं। तो ये नहीं होता है विकसित देशों में। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि विकसित समाजों में लोक प्रशासन 3 प्रकार की प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है। पहली भूमिका यानी पहला रोल है नियामक का, रेगुलेटर का। दूसरा है निरोधक का यानी प्रिवेंटर, रोक लगाने का। ठीक है, नियामक और निरोधक संबंधी बातें हो जाती है। द्वितीय और तृतीय कार्य निजी उद्यमों को सहायता और प्रोत्साहन पहुंचाना। आप इन दोनों को एक में जोड़ सकते हो और इसमें 2 में जोड़ करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था लास्ट वाला कि विकसित समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका को अगर आप कंक्लूड करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है कि विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका कैसी है। तो कुछ पॉइंट जैसे हमने वहां बनाए थे, इसी तरीके से डेवलपिंग नेशन के संबंध में हम उन पॉइंट को बनाएंगे। तो विकासशील समाज या विकासशील देश क्या होता है, पहले हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे इसमें, देन उसके बाद उन पॉइंटों को लिखेंगे कि ऐसा देश जहां संसाधनों का दोहन 100% क्षमता के साथ नहीं होता है, उन्हें विकासशील समाज कहते हैं, है ना। भारत जो है इसी प्रकार से इसी में सम्मिलित होता है। हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, खनिजों का भंडार है, कृषि का भंडार है, लेकिन अभी तकनीक उतनी अच्छी नहीं है कि जितना हमारे किसान अपने खेतों में फसल उगाते हैं, यूरोप के देश उतने में कई गुना ज्यादा पैदावार कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली भूमिका यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रशासनिक संरचना का समुचित विकास नहीं हो पाता। हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। एक तो क्या हो रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाते जा रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य बना रहे हैं तो कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी किसी सरकारी विभाग में जाओ आप, तो सरकार नई नई योजनाएं लाती है, चाहे मध्य प्रदेश हो या कोई भी अन्य प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, लेकिन नई योजनाएं लाती है तो उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, उन योजनाओं का क्या परिणाम हुआ, उसके डाटा संग्रहण के लिए उतना स्टाफ नहीं है, और वो जो स्टाफ है उसे उतनी ट्रेनिंग नहीं है। जैसे शिक्षकों का उदाहरण ले लो, जनगणना करानी है तो भी उनकी ड्यूटी लगा देते हैं, इलेक्शन करानी है तो भी ड्यूटी लगा देते हैं, वैक्सीनेशन कराना है तो भी ड्यूटी लगा देते हैं। अभी तो मध्य प्रदेश में एक धार्मिक सभा होनी थी, उसमें भी लगा देते हैं। तो कहने का मतलब है पूरी तरीके से इसका विकास नहीं हो पाया। सेकंड बात क्या आती है कि प्रशासनिक संस्थाएं और संगठन उस कार्य के अनुरूप नहीं बनाए जाते। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन बनने के कई सारे आधार होते हैं। जैसे लोक प्रशासन में 4 आधार होते हैं, 4P के नाम से, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन। ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उसके अनुरूप नहीं बनाए जाते। ठीक, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जनजातीय कल्याण विभाग एक बना दिया। अब जनजातीय कल्याण विभाग जो है वो तमाम कार्य करता है। जनजातियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी ये करेगा, जनजातियों के लिए ये स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करेगा, जनजातियों के लिए आवास की व्यवस्था भी करेगा, और दूसरी तरफ जो शिक्षा मंत्रालय है वो शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है।
हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ के लिए देख रही है, आवास मंत्रालय वो उसके लिए देख रहा है, लेकिन जनजातीय मंत्रालय अपने जनजातीय में ये देख रहा है। तो प्रशासनिक संस्थाएं और संगठन जो है बड़े हौच पौच की स्थिति में है, यानी अव्यवस्थित ढंग से काम। ठीक है, नेक्स्ट अगली भूमिका जो आती है कि विकासशील देशों में क्या होता है, योग्य मेरिट और गुणों के आधार पर कार्मिक प्रशासन का निर्माण ही नहीं होता। आप देखोगे कि हमारे चारों तरफ अयोग्यता का बोलबाला है। ऐसे लोग आपको हमारे चारों तरफ दिखाई देंगे जिन्हें देखकर लगता है कि इनमें क्या क्वालिटी थी जो इस पद पर ये विराजमान है, किस आधार पर इनका चयन इस पद पर हुआ है। तो जब इस तरीके से उनका चयन होगा तो फिर जब वो कार्य करेंगे तो उसमें एक्सपर्टाइजेशन नहीं दिखाई देगा, निपुणता नहीं आएगी, यानी कि हमारे देश में विशेषज्ञ प्रशासकों की कमी दिखाई देती है। सामान्य रूप से जैसे प्रशासन की ज्यादातर जिम्मेदारी किसको मिली हुई है, रेवेन्यू वालों को, यानी डीएम को मिली है, एसडीएम को मिली है। बट डीएम और एसडीएम का वर्तमान में उतना इफेक्टिव कार्य नहीं है जैसा कि होना चाहिए, है ना। तो एक्सपर्टाइजेशन की जरूरत नहीं है। अब डीएम सारा दिन हॉस्पिटल में बैठा रहता है कि हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं, डॉक्टर टाइम पर आए, लेकिन एक डीएम उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर सकता, डॉक्टर किस लेवल पर तैयार हो रहे हैं वो नहीं कर सकता, उनका सही समय पर एग्जाम हो जाए वो नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें जो हैं एक्सपर्टाइजेशन यानी विशेषज्ञता की, निपुणता की हमें कमी देखने को मिलती है। विकासशील देशों में क्या होता है कि पश्चिमी शासन की संस्थाएं और प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, यानी हमने सीधा सीधा कॉपी किया वेस्टर्न चीजों को। जैसे भारत के बारे में देखें, भारत ने क्या किया कि भारत ने ब्रिटिश प्रणाली को अपना लिया। अब ब्रिटिश प्रणाली को अपना लिया, हमारी जो सामाजिक स्थिति है वो ब्रिटेन के जैसी तो नहीं है, यानी सिस्टम आप लेकर आ रहे हो ब्रिटेन या अमेरिका के जैसा, उनका समाज, उनका एजुकेशन लेवल, उनकी जो संस्कृति है वो अलग है। भारतीयों का समाज, भारतीयों की संस्कृति, हमारा रहन सहन जो है वो अलग है। तो एक ऐसा सिस्टम यहाँ लगा दोगे तो वो सही परिणाम नहीं दे पाएगा। यानी व्यक्ति को चाहिए थी पैरासीटामोल और आपने उसे क्या दे दी, आपने उसे सेडेटिव दे दिए, तो फिर क्या होगा, स्वाभाविक है व्यक्ति मानसिक रोगी रहेगा या कुछ और हो जाएगा। नेक्स्ट, राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ प्रशासकीय नेतृत्व का विकास भी आवश्यक, जिससे कि स्थायित्व बना रहे। लेकिन अधिकांश विकासशील देशों में क्या होता है कि प्रशासनिक नेतृत्व बन ही नहीं पाता। देखो होता क्या है कि राजनीतिक नेतृत्व का मतलब है कि एक तरफ मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं, दूसरी तरफ सचिव होते हैं। मंत्री ये अस्थाई हैं, हर 5 साल बाद बदल जाएंगे, और ये स्थायी हैं। तो राजनीतिक नेतृत्व भी हमारे यहाँ पर नेतृत्व बिखरा हुआ है, यानी देश को, समाज को आगे ले जाने का कोई स्पष्ट विजन हमें दिखाई नहीं देता है। और जब यहाँ लीडरशिप रहे तो लीडरशिप इसमें भी आना चाहिए। मेट्रो जो रेल है उसका प्रोजेक्ट अभी आप देखेंगे भारत में धीरे धीरे कई शहरों में इसका विकास किया जा रहा है। शुरुआत जब मेट्रो की हुई थी तो दिल्ली में हुई थी, वहां पर इसका इंचार्ज बनाया गया था ई श्रीधरन को। ई श्रीधरन ने टारगेट से पहले ही पूरे मेट्रो के ट्रैक बना दिए थे, दुर्घटना का रेशियो सबसे मिनिमम था। यानी कि ई श्रीधरन बेसिकली बोला जाए तो एक इंजीनियर है, तो उनके अंदर प्रशासनिक नेतृत्व था। अभी दूसरे शहरों में भी आप देख रहे हैं मेट्रो का काम है, समय पर नहीं हो रहा है, दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रशासकीय नेतृत्व भी शिथिल है, राजनीतिक नेतृत्व भी शिथिल है। दोनों नेतृत्व बने रहें तो ठीक है, लेकिन हो ये रहा है कि लाल पीताशाही ब्यूरोक्रेसी हावी होती जा रही है। पद इसलिए यहाँ पर जनरेट किए जा रहे हैं, उन पदों पर उन लोगों को बिठाया जा रहा है जो अपने राजनीतिक आकांक्षाओं की बढ़ती हुई जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा कर सके। तो रेड टेपिज्म, करप्शन, बेईमानी ये बढ़ती जाती है विकासशील देशों में। ठीक है, विकासशील देशों में अधिकांश कार्यों का संचालन जो है वो प्रशासन के द्वारा किया जाता है, जनता की भागीदारी यहाँ पर होती ही नहीं है। जबकि विकसित देशों में क्या था, जनता की पार्टिसिपेशन है, अभिरुचि जागृत होती है। यहाँ पर कोई भी कानून यानी कि लॉ बनाए जाते हैं, जनता को पता नहीं कि क्यों बनाया जा रहा है, कैसे इसका क्रियान्वयन होगा, कब होगा। तो यहाँ जब जनता की भागीदारी नहीं है, जनता को कोई मतलब ही नहीं है, तो कानून बनाने में जो लोग इन्वॉल्व हैं, राजनेता और प्रशासक, वो क्या करते हैं, वो अपने नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाते हैं।
और अपने हित में वो कानून बना लेते हैं। सड़क बननी थी, सीधी बननी थी, राजनेता का या किसी बड़े अफसर की जमीन यहाँ पर है तो सड़क को टेढ़ा करके गुजारा जा रहा है। यही सब तो होता है ना। तो विकासशील देशों में जनता की भागीदारी नहीं है। हम सिर्फ वोट देने तक सीमित हैं, वोट का वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, वोट का मूल्य क्या है ये नहीं समझ पाते हैं। वोट आखिर हमने जिसे दिया था क्यों दिया था, और दिया था तो उसके बाद उसने क्या किया, वो हमारे लिए क्या कर पाया, राष्ट्र के लिए क्या कर पाया, है ना। विकासशील समाजों में विशिष्ट प्रकार की लोक सेवाओं का अभाव है, यानी यहाँ पर एक्सपर्टाइजेशन नहीं मिलता, यहाँ सामान्य ही हैं और उन्हीं को ज्यादातर जिम्मेदारियां दी जाती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं को दे दी जाती है। तो जब व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है तो फिर वो सामान्य के रूप में ही तो काम करेगा, विशेषज्ञ सेवाएं आपको नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ कार्य विभाजन देखने को नहीं मिलता है। कार्यों का बंटवारा जब किया जाता है तभी जाकर के ठीक से काम होते हैं, और जब कार्यों का बंटवारा नहीं होगा, एक ही व्यक्ति सारे काम करेगा, तो स्वाभाविक है उतने अच्छे ढंग से वो कार्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसी संदर्भ में हम लोक प्रशासन के एक विद्वान हैं, उनका नाम इसमें रख सकते हैं। विकासशील समाजों के संबंध में फ्रेडरिक्स जो हैं वो बताते हैं कि समपार्श्विक समाज की नौकरशाही के लिए इन्होंने जो मॉडल बताया था उसे साला मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो साला मॉडल जो विकासशील देश है उनके लिए ये भ्रष्टाचार का एक प्रकार से प्रतीक है। यानी होता क्या है कि हम एक तरफ विकसित देशों की तकनीक को अपना रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज। इसरो की अगर हम बात करें, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विश्व के सबसे टॉप 6 में आने वाला एक इंस्टीट्यूट है। अब इसके द्वारा हाल ही में 13 जुलाई या 14 जुलाई को चंद्रयान 3 छोड़ा जाएगा, या कई सारे रॉकेट छोड़े जाते हैं। अब ये जो रॉकेट छोड़े जाते हैं या अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो उपलब्धियां की जाती हैं, ये क्या है, ये प्योर साइंस है ना, विज्ञान है। लेकिन इसरो का चीफ मंदिर जाता है, वहां पर निवेदन करता है कि देख लेना प्रभु, रॉकेट जो हम छोड़ रहे हैं वो ठीक ठीक जगह पहुंच जाए। या हम नई ट्रेन चलाते हैं, वंदे भारत चलाते हैं या अन्य कोई, ये सब ट्रेन रेल जो है ये कैसी है, ये साइंस है। लेकिन फिर हम उसकी पहले भूमि पूजन करते हैं, उद्घाटन करते हैं। तो ये कहने का अर्थ ये, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, हम दो चीजों को साथ में लेकर चल रहे हैं। एक तरफ वेस्टर्न कल्चर को भी अपना रहे हैं और अपने जो कल्चर है उसको हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो इससे बड़ी समस्याएं आती हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती है, इसी को साला मॉडल के रूप में, एक तरफ भर्ती की जाती है, रिक्रूटमेंट की जाती है, थ्योरी में लिखा है कि निष्पक्ष भर्ती होगी, योग्य लोगों की भर्ती होगी, लेकिन भर्ती व्यवहार में जब की जाती है तब निष्पक्ष नहीं होती है, योग्य की नहीं होती है। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो भूमिका है विकसित देशों में वो हम देख चुके हैं, और विकासशील देशों में वो हम देख चुके हैं। सिलेबस में इस पर जब भी पूछा जाएगा, चाहे 11 नंबर में, 5 नंबर में, अब आप बड़ी आसानी से लिख पाओ। ठीक है। तो आज के लिए इतना। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो कर सकते हैं। अगली क्लास जो होगी वो कल मिलेगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक